नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात करेंगे। आज आर्टिकल 29 और 30 के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। साथियों के आर्टिकल 28 जब हमने पढ़ा था और उसके बाद में जब हमने आर्टिकल 28 को समझा तो उसमें हमने सारे धार्मिक स्वतंत्रता के जो भी अधिकार थे उसमें कौन से जो अधिकार जो शिक्षण संस्थानों में दिए गए हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि भाई किस प्रकार से किसी भी जो संस्थान है जिसको राजकीय सहायता प्राप्त है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, या किस पर्पज से आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, इसके बारे में बात करी थी साथियों। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 28 और 29 में किस प्रकार का रिलेशन है। मतलब अगर हम बात करें कि आर्टिकल जो हम 29 की बात करेंगे, आर्टिकल 29 और 30 के, तो इसमें क्या है साथियों, इसमें है संस्कृति संस्कृति व शिक्षा संबंधी संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें क्या है साथियों, मतलब जब हमने आर्टिकल इतना समानता का अधिकार पढ़ा, उसके बाद में हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, और फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि भाई संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी हमें डालना पड़ा। आखिरकार इसमें है क्या, अगर हम इसकी बात करें कि भाई आर्टिकल 30 की शब्दावली क्या है, अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें या आर्टिकल 29 की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें दी गई है जो कि हमें समझने लायक है साथियों। जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो उस समय एक आपने शब्द सुना होगा, बहुसंख्यक। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, इन दो शब्दों को आप समझो साथियों, क्योंकि इसे इसके अंदर हमें दो शब्द ही समझने हैं, एक तो बहुसंख्यक समझना और एक अल्पसंख्यक समझना है। बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक, इन दोनों शब्दों के बारे में अगर हम बात करें तो जब हमारा देश आजाद हो रहा था साथियों, तो अगर हमारे देश आजादी के बाद में सबसे बड़े अगर हम आंदोलनों की बात करें तो क्या वे धार्मिक आंदोलन थे? भाई देखो, अगर आपको पॉलिटी समझनी है साथियों, भारतीय राज्य व्यवस्था, और हम भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको पता है मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, तो मौलिक अधिकारों में अगर हम बात करें कि आर्टिकल 28 जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमने शैक्षणिक संस्थानों में जो अधिकार दिए गए थे व्यक्तियों को, या मतलब जो बच्चों को, कि भाई किस प्रकार से उनको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती अगर राज्य ने अगर उसके अंदर पैसा लगाया हुआ है या राज्य की उसके अंदर संपत्ति है, तो या किस पर्पज से उसको दिया जा सकता है। तो हमारा देश जब साथियों आजाद हुआ था उसके बाद में सबसे बड़े जो आंदोलन हुए थे साथियों वो भाषा के आधार पर हुए थे। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। अब ये भाषा का क्या मसला है भाई, अगर हम बात करें कि भाई भाषा, आपने सुना होगा कि अपना देश दो भागों में है, अपने देश को बांटते हैं। तो अगर हम अपने भारत की बात करें साथियों, तो भारत को अगर हम बात करें अगर मोटे मोटे तौर पे, तो अगर हम भारत की बात करें तो एक क्षेत्र आता है भारत का उत्तरी भारत, उत्तरी भारत, और दूसरे भारत की, मतलब दूसरा नहीं, भारत तो एक ही है। अगर हम दूसरे भारत की बात, मतलब दूसरे भाग की बात करें तो है दक्षिणी भारत। अब देखो, जब हमारे देश में क्या है कि हिंदी भाषाई क्षेत्र ज्यादा थे, मतलब उत्तरी जो भाग है यहाँ पे हिंदी बहुलत में बोली जाती है। क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा। अगर यहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो दक्षिण भारत में अलग अलग स्टेट में उनकी अलग अलग भाषा है। तो अब क्या है कि जो दक्षिणी भारत के लोग है ना वो हिंदी से बहुत चिढ़ते हैं साथी। क्या करते हैं? हिंदी से चिढ़ते हैं। अब इनके चिढ़ने का कारण क्या है कि इनको लगता है कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, बल्कि ऐसा है नहीं। क्योंकि जब हमारे भारत की अगर हम बात करें कि भाई अगर केंद्र में अगर हम, सरकार तो दिल्ली में है, तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पूरे भारत से लोग आएंगे ना साथियों, अगर पढ़ने के लिए आएंगे या कोई काम हो या किसी भी वजह से हमारे पूरे भारत के लोग कहाँ आएंगे? दिल्ली में। तो अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली में आपको सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, मतलब सारे शैक्षणिक संस्थान मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? सारे शैक्षणिक संस्थान मिल जाएंगे जो कि अलग अलग भाषाओं के हैं। मतलब आज अगर अब वहां पर स्टूडेंट नहीं भी है तो भी आपको हर एक भाषा का, आप चाहे तेलुगु, चाहे आप उड़िया, चाहे कोई सी भी भाषा की अगर आप बात करो तो आपको दिल्ली में वो शैक्षणिक संस्थान मिल जाएंगे। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भाई इन अधिकारों को इनमें जोड़ा गया। आर्टिकल अगर हम 29 की बात करेंगे साथियों, सबसे पहले एक बार हम 29 को समझते हैं पहले, फिर आपको ज्यादा इसमें समझ में आएगा। देखो, आज हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं
ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी साथियों कि अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यक कौन, अल्पसंख्यक अगर भाषा के आधार पे है या संस्कृति के आधार पे है या जाति के आधार पे है, ये सारे इनमें क्या आज हम अल्पसंख्यकों का महत्व समझेंगे साथियों। किसका महत्व समझेंगे? अल्पसंख्यकों का। अब देखो आज हमारा आर्टिकल चलेगा क्या, संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा, शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या पढ़ेंगे आज हम? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। जो इसमें कितने आर्टिकल पढ़ेंगे हम? 2 आर्टिकल 29 व 30, आर्टिकल 29 व 30। अगर हम इसमें बात करें तो ये अधिकार, यह है अधिकार, अधिकार बहुसंख्यकों की निरंकुशता से अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? अधिकार प्रदान करता है। अगर हम आर्टिकल 29 की बात करें साथियों के, भाई आर्टिकल 29 में क्या है? देखो आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसका संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अब देखो ये अल्पसंख्यक है कौन साथियों? अगर अल्पसंख्यक कौन है इसके बारे में हम समझेंगे तो हमें आर्टिकल 29(1) पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा साथियों? आर्टिकल 29(1) में क्या है? अब देखो भारत के प्रत्येक नागरिक, भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषा, लिपि व संस्कृति बनाए रखने का अधिकार किनको प्राप्त है? ये भारत के प्रत्येक नागरिकों को क्या है? भाषा, लिपि व संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। भाषा क्या है कि भाई अपने अलग अलग क्षेत्र, देखो जब हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जब सबसे ज्यादा आंदोलन किस बात पे हुए? भाषा के आधार पर जो क्षेत्र बने थे उनके आधार पे हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा आंदोलन हुए थे और उसके आधार पर अलग अलग क्षेत्र बने और अलग अलग राज्य का निर्माण हुआ। उड़ीसा का निर्माण हुआ या और जितने भी, देखो गुजराती भाषा के कारण गुजरात का निर्माण हुआ, मराठी के कारण महाराष्ट्र का। ये सारे क्षेत्र हमारे देश में अधिकतर जो क्षेत्र है वो भाषा के आधार पर बढ़ते नजर आए साथियों। तो अब देखो क्या अल्पसंख्यक कोई हिंदू मुस्लिम है? क्या अल्पसंख्यक भाषा के आधार पे है, जाति के आधार पे है? मतलब ये सारी चीजें इसमें आती है। अब संस्कृति का क्या लोचा है? क्या हमारे जितनी भी हिंदी फिल्में हैं साथियों उसमें अगर विवाह होता है तो विवाह मतलब विवाह में कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे दिखाई देते हैं। मतलब अगर अपन जितनी भी हिंदी फिल्में देखते हैं उसमें शादी में 7 फेरे करवाए जाते हैं, बल्कि 7 फेरे नहीं होते साथियों, 7 वचन होते हैं। अगर हम राजस्थान या यहाँ पर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 3.5 फेरे या 4 फेरे
यहाँ पे करवाए जाते, मतलब फेरे 4 ही है, वचन 7 होते हैं। मतलब अगर हम बंगाली या वहां की फिल्में देखें तो वहां पर शादी करने का अलग रिवाज है, मतलब अपनी बहू को गोदी में उठाकर फेरे करवाते हैं। या अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पे शादी के अलग विवाह प्रचलित है, मतलब उनका शादी करने का तरीका अलग है। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो वहां पर शादी करने का अलग तरीका। मतलब अगर आपको अपनी संस्कृति बचानी है तो वो संस्कृति आप कैसे बचा सकते हो, उसके लिए आपको अधिकार दिया गया है कि आप कैसे भी शादी करो, वो भाई आपका अपना निजी मसला है, साथ ये दिया गया है। अगर तो हम आर्टिकल 29(1) की बात करें तो आर्टिकल 29(1) में दिया गया है कि भाई भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि व अपनी संस्कृति बनाए रखने का क्या है, अधिकार है साथियों। क्या है, अधिकार है। एक बार लिख लो इसको जल्दी से, आर्टिकल 29(1), इसके बाद में 29(2) पढ़ते हैं हम, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 30 साथियों। जितने बड़े आर्टिकल है नहीं इसमें, बस आपको नॉर्मल सारी चीजें समझनी है। वैसे मैं आपको उदाहरण के तहत आपको समझा ही रहा हूं, जल्दी लिखो। लिख लिया, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। देखो साथियों, जीवन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नौकरी लगना। और नौकरी लगने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई के लिए आपको डेडिकेशन आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हो। अगर आर्टिकल अभी मैंने आपको वो आर्टिकल 29(1) पढ़ाया है तो इसमें क्या है साथियों, अगर आप पढ़ना चाहो नॉर्मली, क्या हमारे भारत के जितने भी नागरिक है सारे भारतीयों को क्या है कि भाई भाषा, अपनी जो भाषा, जैसे मैं आपको हिंदी के माध्यम से समझा रहा हूँ, या मेरी लिपि मतलब मेरी लिखने की शैली, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी, चाहे कोई भी, उसको और उस अपनी संस्कृति को बनाए रखने का क्या है, अधिकार है। ये हमारे आर्टिकल 29(1) में दिया गया। अब आर्टिकल 29(2) की बात करेंगे साथियों, हम किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 29(2) की। आर्टिकल 29(2) में क्या दिया गया है, देखो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 29(2). पहले हम इसकी शब्दावली लिखते हैं कि आर्टिकल 29 में दिया क्या गया है। राज्य द्वारा घोषित घोषित या राजकीय राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्थाओं संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक के साथ प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक के साथ भाषा, धर्म, जाति, वंश क्रम के आधार
आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया, वंचित नहीं किया जाएगा। ये किस में लिखा हुआ है साथियों? ये आर्टिकल 29(2) में लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा घोषित या राज्य के सहायता से संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक के साथ में देखो भाषा के, धर्म के, जाति के, वंशक्रम के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा साथियों। अब इसका हम उदाहरण से समझते हैं कि उदाहरण में क्या है साथियों। अब देखो, क्या हमारे भारत में आपने बीएचयू का नाम सुना होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। भारत में आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, जामिया इस्लामिया का नाम सुना होगा। आपने ये जितनी भी धार्मिक, ऐसे लगता है कि ये नाम के आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही पढ़ते होंगे। क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है तो वहां पर सिर्फ हिंदू ही पढ़ते होंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में ऐसा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत लगता है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं जो कि मुस्लिम है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत से प्रोफेसर हैं वो हिंदू। मतलब आपने अगर राज्य की सहायता प्राप्त करी है या राज्य से आपने धनराशि प्राप्त करी है उसको चलाने के लिए, तो आप किसी भी आधार पे आप दक्षिणी भारत के हैं इसलिए आप इस संस्थान में नहीं पढ़ सकते, आपकी भाषा ये है इसलिए आप नहीं पढ़ सकते, आपकी संस्कृति है आप इसमें नहीं पढ़ सकते, आप में धर्म है, आप इस वंश कर्म के हैं, इसके आधार पर आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू होते हुए भी पढ़ सकते हो, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मुस्लिम होते हुए भी पढ़ सकते हो, आपको ये पूर्ण अधिकार है साथियों। ये हमें किस में दिया गया है? ये आर्टिकल 29(2) में दिया गया है। या आपको अपना अधिकार पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है साथियों, क्योंकि जब तक आपको अपना अधिकार पता नहीं होंगे जब तक आप इनका उपयोग नहीं कर पाओगे। अब आप सोचोगे कि सर इनको यहाँ पे मूल अधिकारों में ये चीज देने की क्या जरूरत है साथियों। अब देखो, मूल अधिकारों में कोई अगर हमें चीज दी है, अगर उसकी पालना नहीं होती है, मतलब अगर आपको वो नहीं मिलता है। देखो, राज्य शब्द का क्या तात्पर्य यहाँ पे? देश से है, ध्यान रखना। राज्य शब्द का तात्पर्य ये नहीं है कि यूपी बिहार ये नहीं हो रहा है यहाँ पे। राज्य शब्द का है भारत से। जब हमने शुरुआत में करा था तो हमने राज्य शब्द की परिभाषा को समझा था साथियों। अगर हम कि भाई अब उनमें वो प्रवेश ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो आपको मैंने बताया कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बेशर्त यह है कि अगर उसने सहायता ही प्राप्त नहीं करी है, भाई किसी ने निजी शिक्षण, अभी किसी ने आश्रम की स्थापना करी है या किसी ने कोई ऐसे संस्थान की स्थापना करी जिसमें हिंदू वैदिक साहित्यों की ज्ञान की शिक्षा दे रही हो, तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो अपने सिर्फ एक ही धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उनको ही शिक्षा दे सकता है। ऐसे नहीं कि वहां पर कोई मुस्लिम जाके बोले आश्रम के नहीं मैं भी पढ़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। या किसी मदरसे में अगर उनको शिक्षा दी जा रही है और कोई हिंदू जाके बोले कि मुझे भी इस मदरसे में पढ़ना है या ये सारी चीजें करनी है कि मतलब सीखना है, तो क्या वो जा सकता? नहीं जा सकता साथियों। आपको पता है यूपी में अभी वर्तमान में मदरसों का कलर चेंज करवाना या मदरसों में अन्य किसी को भी ऐसे भेजना, ये क्या है? अगर आपने राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर ली है तो वहां पर आपको प्रवेश से मतलब प्रवेश के लिए आपको मना नहीं किया जा सकता। एक बार ये लिख लो, आर्टिकल 29(2)। फिर हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। देखो जल्दी, आर्टिकल 29(2)। देखो साथियों, जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप इन चीजों के बारे में समझ नहीं पाओगे, मतलब एक एक चीज का आपको उदाहरण से समझना है। आज से पहले आर्टिकल 29(2) आपने इतना विस्तृत तौर पर कभी नहीं पढ़ा होगा, यह मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा, हाँ भाई संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, बस। अब आर्टिकल 29(2), अभी देखो आर्टिकल 30 पढ़ेंगे, 30(1) पढ़ेंगे, 30(1)(a) पढ़ेंगे, फिर 30(2) पढ़ेंगे। एक एक शब्द, एक एक चीज के बारे में हम विस्तृत तौर पर व्याख्या करने वाले हैं। आप बस एक बार वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बस यही हमारा मोटिवेशन है। बाकी सारी चीजें तो पैरेलल चलती रहेगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करने से ना चुके, क्योंकि फिर क्या पता आपको ये वीडियो मिले या ना मिले। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 30 की, जिसमें है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार।
किसका है? शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या है? शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना। शिक्षण संस्थानों की स्थापना लिख लो साथियों। शैक्षणिक मत लिखो, शिक्षण शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अगर हम बात करें कि भाई आर्टिकल 30(1) में क्या है, देखो आर्टिकल 30(1) इसमें देखो कि आर्टिकल 30(1) में क्या है? भाषा या धर्म के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। अब देखो आर्टिकल 30(1) में क्या है कि या भाषा हो या धर्म हो के आधार पर आधारित, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी रुचि के अनुसार, मतलब उसको किस में रुचि है उसके आधार पर वो अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। ये आर्टिकल 30(1) में दिया गया है। एक बार लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम आर्टिकल 30(2) पढ़ते हैं, या पढ़ ही लो। इसके नीचे ही आर्टिकल 30(1)(a) क्या पढ़ रहे हैं हम? आर्टिकल 30(1)(a) इसमें क्या दिया हुआ है साथियों? देखो इसमें दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए संपत्ति का अनिवार्य अर्जन विधि के लिए निर्धारित पर्याप्त शुल्क जरूरी है। आपने सुना होगा साथियों कि राजस्थान में एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया था कि मतलब कॉलेजों के नाम पर जमीन तो आवंटित कर ली, लेकिन वहां पर कोई भी मतलब कॉलेज या संस्थान वहां पर मिली ही नहीं।
मतलब क्या होता है कि अपनी राज्य सरकारें या जितनी भी सरकारें हैं वो अगर आप शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको कम कीमत पर आपको भूमि उपलब्ध करवाती है, या आपको कहीं भी मतलब अच्छी भूमि देकर वो उपलब्ध करवाती है साथियों। तो वो उसके लिए एक घोटाला हुआ था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 30(1) में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करने की विधि के लिए निर्धारित प्राप्त शुल्क जरूरी है। एक बार लिखो इसको। लिखो साथियों जल्दी। लिखो जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। लिख लिया? दोनों आर्टिकल लिख लिया। आर्टिकल 30(1) में है कि भाषा या धर्म के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। और आर्टिकल 30(1) की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए संपत्ति का अनिवार्य अर्जन कर सकते हैं, मतलब विधि बनाकर उनको जो पर्याप्त शुल्क है उसका कर सकते हैं साथियों। लिख लिया? अब आर्टिकल 30(2) की बात करेंगे हम। एक बार लिख लो जल्दी से। देखो आर्टिकल 30(2), आर्टिकल 30(2) देखो, शिक्षण संस्थाओं में सहायता देते समय सरकार का राज्य लिख लो आप, राज्य भाषा और धर्म के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। मतलब अगर राज्य सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि भाई तू मुस्लिम है या मदरसा चला रहा है, और अगर किसी मदरसा ने राज्य सरकार से सहायता मांगी है तो वो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, उसको सहायता उपलब्ध करवानी ही करवानी है। इसके लिए वो क्या नहीं, अगर नहीं करवाता है तो क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है साथियों। क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लिखो इसको जल्दी से।
लिख लिया? जल्दी लिख लो। देखो जल्दी लिखो। लिख लिया होगा साथियों अब तो। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 31 की, जो कि संपत्ति का अधिकार था, है नहीं, अब विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है। संपत्ति का संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा कर विधिक अधिकार बना दिया। वर्तमान में यह विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300A में, आर्टिकल 300A में। क्या हुआ साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब जमींदारों के पास में बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी, उन जमीनों को कैसे लेकर किस प्रकार से लोगों में बांटना था, मतलब सभी लोगों के पास में बांटना था। अभी वर्तमान समय में कि भाई लोगों को ऐसे जरूरत लगी कि भाई इस आर्टिकल के माध्यम से अगर किसी जमीनों को ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। भाई मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे प्रदान करना है? सुप्रीम कोर्ट को। तो अब क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं, अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। पुलिस केस कर सकता है अगर उसकी संपत्ति ली जाती है या किसी कारण से, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता साथियों। आर्टिकल 31 की बात कर रहे थे। आर्टिकल 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। जो पहले क्या हुआ करता था? मौलिक अधिकार है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया था साथियों। अब हम कल की क्लास में बात करेंगे साथियों, कल की क्लास में बात करेंगे आर्टिकल 32 के बारे में, और फिर हमारे मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। आशा मौलिक अधिकारों की क्लास काफी लंबी रही साथियों,
इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आपको एक एक चीज बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद साथियों। आप बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद साथियों।